हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का जो स्टडी के लिए हमारा टॉपिक रहेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर बायोमोलिक्यूल से बिलोंग करता है, +2 में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और स्टूडेंट्स, इसमें जो टॉपिक हमने आज सिलेक्ट किया था स्टडी के लिए वो है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करें तो इसके अंदर मैं आपको पहले तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताऊंगा और फिर इसका कंपोजिशन करेंगे और प्रैक्टिकली जो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए कैसे वर्किंग करते हैं, इसको हम किस तरह से यूज फॉर्म में लेकर आते हैं, किस तरह से जेनेटिकल करैक्टर आगे ट्रांसफ़र होते हैं, किस तरह से आप ये पता लगाएंगे कि डीएनए टेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। तो स्टूडेंट बने रहिए अंत तक। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड। What are the nucleic acid? Nucleic acids are the important class of biomolecule। जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक इंपॉर्टेंट क्लास है बायोमोलिक्यूल की। इंपॉर्टेंट तो सारे ही टॉपिक है, बट दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स व्हाई विच कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यानी जो न्यूक्लिक एसिड का जो मेन फंक्शन है, न्यूक्लिक एसिड की जो मेन वर्किंग है, हमने इस डेफिनेशन में लिख दी है कि किस तरह से हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। किस तरह से एक ह्यूमन बींग्स के घर में ह्यूमन बींग्स ही पैदा हो रहा है, किस तरह से डॉग्स के घर में डॉग्स आ रहे हैं। मीन्स की जो वैरायटी आगे अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके चल रही है वो उसी तरह से जा रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि डॉग्स के घर में जो है कैट्स आ गई है, बिल्ली। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर ह्यूमन बींग की है तो आगे उसके घर में ह्यूमन बींग्स का बेबी ही पैदा होने वाला है, डेवलप होने वाला है। तो ह्यूमन बींग्स की ही इंफॉर्मेशन क्यों जा रही है, कैसे जा रही है, वो सब आपका जेनेटिक्स की स्टडी में इंक्लूड हो जाता है। और वो जो मटेरियल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोमोलिक्यूल विच कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इसी इंफॉर्मेशन के कारण ह्यूमन बींग्स के घर में ह्यूमन बींग्स ही आ रहे हैं। और अगर हम इसका दूसरा मेजर फंक्शन करें तो इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं, हमारी बॉडी में हेयर्स हैं, नेल्स हैं, मसल टेंडन्स हैं, हीमोग्लोबिन है, एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटीन से बनी हुई हैं। और प्रोटीन बनता कैसे है? अमीनो एसिड्स के ज्वाइंट होने से। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। बट अमीनो एसिड्स को ज्वाइंट करने से लेकर के प्रोटीन बनाने तक का प्रोसीजर फॉलो कौन करता है? आरएनए is responsible for the process of प्रोटीन सिंथेसिस। अब स्टूडेंट्स मन में दिमाग में आपके एक सवाल आता है, क्या ये जो आपके पास डीएनए और आरएनए है, जो न्यूक्लिक एसिड है, क्या बॉडी की हर एक सेल्स में पाया जाता है? जी हाँ, बॉडी की हर एक सेल्स में डीएनए आरएनए होता है। हमने न्यूक्लिक एसिड्स को बताया कि ये दो तरह के होते हैं, यानी कि ये इसके कंस्टिट्यूएंट अगर हम बात करें तो हम इसको बताते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में दो मेन चीजें एग्जिस्ट करती है, एक डीएनए और एक आरएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसमें मैंने जो डेफिनेशन लिखी है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो डीएनए का रोल क्या है? डीएनए का रोल है कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बिकॉज अगर हमें कोई टेस्टिंग करनी है, पता लगाना है कि जो बेबी है वो उसी पेरेंट्स का है या किसी और पेरेंट्स का है, या क्रिमिनल स्पॉट्स पे जहाँ पे क्राइम हुआ है आपको वहाँ से कोई सैंपल मिलता है। डीएनए के लिए हम क्या क्या सैंपल ले सकते हैं? डीएनए के लिए हेयर्स ले सकते हैं, डीएनए के लिए हम ब्लड ले सकते हैं, डीएनए के लिए हम स्किन सैंपल ले सकते हैं। तो वहाँ पे अगर आपका कोई हेयर, आपका नहीं किसी और का कोई हेयर सैंपल पाया गया है, कोई स्किन पोर्शन रह गया है, तो हम बोलेंगे कि वो सैंपल कलेक्ट हो जाएगा डीएनए की स्टडी के लिए। और हम फिर मैच करते हैं कि वो डीएनए किससे मैच कर रहा है, यानी कि क्राइम कहां से हुआ, किसने किया होगा, इसका पता लगाने में। तो डीएनए ही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। पेरेंट्स के साथ बच्चों का डीएनए हमेशा मैच होता है। कैसे मैच होता है वो आगे देखेंगे। तो इस तरह से डीएनए क्या है? हमारा डीएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है। नेक्स्ट वन इज आरएनए। आरएनए का फंक्शन क्या है? आरएनए हमारी बॉडी में प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। जितनी भी प्रोटीन हमारी बॉडी में बनती है दैट इज विद द हेल्प ऑफ आरएनए। अब आरएनए कैसे प्रोटीन बनाता है वो हम अभी थोड़ा सा स्टडी करेंगे। और इस दोनों से पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट है जानना कि न्यूक्लिक एसिड किसका बना होता है। तो हमने हेडिंग दिया है यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बच्चे ये जो है ना काफ़ी डिटेल में डिस्कस होने वाला है अभी।
बट उससे पहले हमें कंपोजिशन जरूर करना है। कंपोजिशन करने के बाद ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है, इसलिए हम पहले कंपोजिशन पे जाएंगे। तो कंपोजिशन की बात करें तो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है आपका न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है। इसमें आपके पास आ जाता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस के बाद आता है पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर के बाद आ जाता है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर हम कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो मैंने आपको बताया इसमें 3 फैक्टर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजनस बेस, सेकंड वन इज द पेंटोज शुगर एंड थर्ड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप। अब नाइट्रोजनस बेस की एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है फॉस्फेट ग्रुप की वो यहां पर दे दूं। फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मूला होता है PO4 3-। PO4 3- इज द फॉस्फेट ग्रुप। और कुछ टीचर्स यूज करते हैं फॉस्फेट ग्रुप, कुछ लोग कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, दोनों के मतलब एक ही है। तो मैंने यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लिया है। फॉस्फेट ग्रुप में हमने क्या किया है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिनका सिंगल बॉन्ड बन रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो फॉर्मूला बिकम्स PO4 3-। और हम सबको पता है फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस एटम कंटेन द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई द 5 बॉन्ड्स हमने ऑक्सीजन के साथ फास्फोरस के कंप्लीट कर दिए हैं। तो दिस इज द फॉस्फेट ग्रुप, सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। इट इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एज वेल एज इन आरएनए। तो फॉस्फेट ग्रुप आपका डीएनए में भी होता है और आरएनए भी होता है। बस इतनी सी एक्सप्लेनेशन है फॉस्फेट ग्रुप की हमारी केमिस्ट्री में। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है बायो से भी बिलोंग कर रहा है। बायो में भी +1 की बायो में भी इतना ही एक्सप्लेनेशन देना है आपने, इससे ज्यादा की अभी कोई जरूरत नहीं है आपको। तो फॉस्फेट ग्रुप हो गया। अब 2 एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, एक नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की भी एक्सप्लेनेशन छोटी है, तो थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। इसको आप कंसंट्रेट करके देखें, इजी है, आपको कहीं से भी ये टफ नहीं लगने वाला। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें नाइट्रोजनस बेस, व्हाट इज द नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो इट इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड होते हैं और ये 2 तरह से होते हैं, एक प्यूरिन और एक पायरिमिडीन। तो सिंपल नाइट्रोजनस बेस इज व्हाट, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज द प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। व्हाट इज प्यूरिन, इट इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग डाइसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि नाइट्रोजन इसमें भी है बट साइकिल कितनी होंगी, 2। और ये आपके सामने स्ट्रक्चर आ रहा है एडेनिन और ग्वानिन का, इट इज 2 इन नंबर। तो प्यूरिन इज व्हाट, इट इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग डाइसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें 2 साइकिल पाई जाती है और इट इज 2 इन नंबर, दैट इज द एडेनिन एंड ग्वानिन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन। आप इसमें क्या देख रहे हैं, ये डाइसाइक्लिक है, 1 और 2 साइकिल आ गई, इसमें भी 1 2 साइकिल्स आ गई। और इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ये कार्बन तो हो गई साइक्लिक कंपाउंड में, आप सबको पता है कार्बन होता है, बट कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी इंक्लूड हो रहा है। तो कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी इंक्लूड हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन कंटेनिंग डाइसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है स्टूडेंट्स। और अगर आप कहें कि स्ट्रक्चर आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा, करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो कहता हूं अभी। तो आपको ये याद करना है कि भी 2 तरह से होते हैं, एक एडेनिन है और एक ग्वानिन है, और ये डाइसाइक्लिक होता है। इसी तरह से अगर आप बात करें पायरिमिडीन क्या है, तो पायरिमिडीन इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। पायरिमिडीन में क्या है, सिंगल साइकिल एग्जिस्ट करती है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, और ये क्या है, डाइसाइक्लिक कंपाउंड है। अब मैंने इसका स्ट्रक्चर इसीलिए नहीं बनाया कि आपको मैंने बिना मतलब के परेशान नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। सिंपल टॉपिक है, सिंपल एक्सप्लेनेशन है और आप आसानी से कर सकते हैं। तो इट इज 3 नंबर, कितने हैं आपके पास, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। ये भी साइक्लिक कंपाउंड है बट नाइट्रोजन कंटेनिंग। ये देखो सबसे पहले आपके पास नाइट्रोजनस बेस है, डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल इजी है, नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड, 2 इन नंबर, प्यूरिन पायरिमिडीन। देन व्हाट इज प्यूरिन, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, डाइसाइक्लिक है। व्हाट इज पायरिमिडीन, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, मोनोसाइक्लिक है। इसमें इस तरह से एक सिंगल साइकिल बनती है, बीच में कहीं पे नाइट्रोजन है कहीं पे कार्बन है, इस तरह से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और इसके एग्जांपल आ गया आपके पास, ये 2 होते हैं नंबर में, एडेनिन और ग्वानिन। और पायरिमिडीन आपके पास कितने होते हैं, ये 3 नंबर, दैट इज द साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। देन अगर हम बात करें ये डीएनए आरएनए में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए में आपके पास जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वो ए और टी
जी और सी ATGC पाया जाता है, और RNA में जो आपका नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वो पाया जाता है AUGC। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA? DNA में कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाएगा? एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वाइनिन, और RNA में क्या पाया जाएगा? AUGC। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA? थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। थाइमिन की जगह क्या आ गया? यूरेसिल आ गया। तो स्टूडेंट्स A और T में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, और G और C में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और AU में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, और G और C में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। ये हम जब डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की एक्सप्लेनेशन करेंगे, वहां आएगा। तो यहां आपको इजीली क्या समझ में आ गया कि नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, दो होते हैं, प्योरिन पायरिमिडिन। प्योरिन डाइसाइक्लिक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है, पायरिमिडिन मोनोसाइक्लिक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग है। डीएनए में ATGC पाया जाता है और आरएनए में AUGC पाया जाता है। तो ये आपने आई होप यहां पर अच्छे से कर लिया होगा। इजी टॉपिक है, इजीली आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप हम जाएंगे हमारे पेंटोज शुगर के ऊपर। टॉपिक रहेगा यहाँ पर स्टूडेंट पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की अगर हम बात करें तो पेंटोज शुगर क्या है? इसमें 5 कार्बन होता है। 5 कार्बन होने के कारण ही इस शुगर को हम क्या बोल रहे हैं? पेंटोज शुगर। कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो व्हाट इज पेंटोज शुगर? इट इज द 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में 5 कार्बन वाली शुगर है, उसको हम बोल रहे हैं पेंटोज शुगर। और ये डीएनए आरएनए दोनों में रहता है। तो इट इज ऑफ 2 टाइप्स। एक राइबोज शुगर होती है आपके पास, ये आपको स्ट्रक्चर दिखाया राइबोज शुगर का, और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो राइबोज शुगर में देखें कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। तो टोटल कितने कार्बन आ गए स्टूडेंट्स? यहाँ पर 5 कार्बन आ जाते हैं आपके पास राइबोज शुगर में। और ये आपके सामने इसके अपोजिट क्या पाया जा रहा है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 शुगर? व्हाट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी? डी मींस निकलना, डी जो आपके पास वर्ड है इसका मीन होता है निकलना। ऑक्सी मींस ऑक्सीजन निकल गया। कहां से निकल गया? 2 नंबर से। 2 नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन बाहर आ गया। तो आप देखें यहाँ पर H है, OH है, और इसमें क्या है? सिर्फ H और H। दैट मीन्स सेकेंड नंबर का जो कार्बन है उसके अंदर से जो ऑक्सीजन एटम है वो बाहर निकल गया। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये भी राइबोज शुगर, बट जिसके 2 नंबर से यानी 2 नंबर से, डी मीन्स निकलना, ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन, तो 2 नंबर से ऑक्सीजन निकल गई है। ऐसी राइबोज शुगर को हम 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं, और ये आपके पास राइबोज शुगर है। देन अगर हम बात करें यहाँ पर डीएनए की और आरएनए की, तो आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है? तो डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाएगी? जैसे कि नाम से ही जाहिर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है हमारे पास कि ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो इसमें कौन सी शुगर पाई जाएगी स्टूडेंट्स? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए में कौन सी पाई जाएगी? राइबोज शुगर। तो डीएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है, और आरएनए में क्या पाया जाता है आपके पास? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में क्या पाया जाता है आपके पास? राइबोज शुगर। तो इस तरह से आप डिफरेंस में भी यूज कर सकते हो। हाउ द डीएनए डिफर फ्रॉम आरएनए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है और आरएनए में राइबोज शुगर है। डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? डीएनए में ATGC नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, और आरएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं? आरएनए में जो है आपके पास AUGC नाइट्रोजनस बेस। और थर्ड डिफरेंस तो डेफिनेशन से हो जाएगा आपका। क्या डेफिनेशन थी? डीएनए क्या करता है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और आरएनए का क्या फंक्शन है? आरएनए इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अलावा डीएनए कहां पाया जाता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। और आरएनए कहां पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। स्टूडेंट्स, आरएनए कहां पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। और डीएनए कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? डीएनए का जो मॉलिक्यूलर मास है, डीएनए का जो मॉलिक्यूलर मास क्या है? हैवी है, भारी होता है। और आरएनए क्या होता है? लाइटर होता है। इसके अलावा और क्या डिफरेंस है? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। डीएनए हैज द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और जो आरएनए होता है आपके पास सिंगल स्टैंडर्ड और सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इस तरह से देखो हमने मेजर डिफरेंस कर लिए। फर्स्ट डिफरेंस इज डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड डीएनए कंटेन द नाइट्रोजनस बेस ATGC, आरएनए कंटेन द AUGC। डीएनए
डीएनए के अंदर आप देखें कौन सी शुगर पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर। फोर्थ डिफरेंस इज दैट डीएनए का मॉलिक्यूलर मास क्या हाई है और आरएनए का मॉलिक्यूलर मास क्या है, लेस होता है। इसके अलावा डीएनए कहां पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। अगर ये सेल है, सेल के न्यूक्लियस में डीएनए। फिफ्थ डिफरेंस है आपका, डीएनए न्यूक्लियस में और आरएनए कहां पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डीएनए क्या है, ऑलवेज जेनेटिक मटेरियल है, DNA is always carry the genetic information, but RNA is responsible for the process of protein synthesis, but in some lower category organisms, जैसे कि आपके पास बहुत सारे बैक्टीरिया है, वायरस है, जिसके अंदर RNA भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है एक्सेप्शनली। आप देखो इस बात को समझो, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है इन लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। स्पेशली आज आप देखें जो कोरोना वायरस बड़ा फेमस हो गया, ये कोरोना वायरस, वो भी एक आरएनए वायरस है, वो भी एक आरएनए वायरस है। उसमें डीएनए नहीं पाया जाता, आरएनए पाया जाता है। और जो कोरोना वायरस है उसकी टेस्टिंग जो करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, आरएनए से डीएनए बनाने के बाद टेस्टिंग करते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जब हम डीएनए करेंगे तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देंगे आपको। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको यहाँ पर डिफरेंस भी कवर हो जाता है डीएनए और आरएनए का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और वीडियो कैसे लगी ये आप कमेंट्स में जरूर बताएं और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।